नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास के तहत रावचंद्र सेन तक का इतिहास पढ़ा। अब हम आगे राठौड़ों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अब राठौड़ों के इतिहास में नया मोड़ है और वो ये है कि चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह ने वो वैवाहिक संबंध वो मुगलों से स्थापित कर लिए थे। तो उसके बाद में अब स्थापत्य, साहित्य और इन पे विशेष ध्यान, क्योंकि बाहरी आक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे, तो अब स्थापत्य और साहित्य में इनका विशेष योगदान है, वो हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह, इनका शासन काल था वो 1586 से 1595 ईस्वी था। मोटा राजा इन्हें इसलिए कहा जाता था कि ये शरीर से मोटे थे, स्थूल थे, इस वजह से ये इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान ही होगा कि जब रावचंद्र सेन है वो भादरा जून भाग के चला गया था, तब 1581 से 1586 के मध्य जो जोधपुर जो रियासत है उसका शासन है वो सीधे मुगलों के अधीन था, केंद्र के अधीन था, और ये खालसा केंद्र कहलाता था, क्योंकि जो भी क्षेत्र सीधा केंद्र के अधीन होता था, केंद्र का जिस पर नियंत्रण होता था, वो क्षेत्र खालसा कहलाता था। तो 1581 से 1586 के बीच में मारवाड़ है वो खालसा था, मतलब सीधे केंद्र के अधीन था। 1586 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद में जोधपुर का शासक है वो नियुक्त कर दिया। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री थी जोधाबाई, जो जगत गुसाई के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है, उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया। शाहजादा जो खुर्रम था, जो शाहजहां के नाम से बाद में शासक बना था, इसी जोधाबाई के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। मारवाड़ का ये मोटा राजा उदय सिंह पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जोधपुर का या मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। नागौर दरबार जो 1570 में आयोजित हुआ था, वहां ही वैवाहिक संबंध है वो तय हो गए थे। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाकर राठौड़ों की सत्ता का एक तीसरा केंद्र है वो स्थापित कर दिया। दूसरा केंद्र राठौड़ों का बीकानेर है वो पहले ही स्थापित हो चुका था, ये हम पढ़ चुके, और इसका विस्तृत अध्ययन हम जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब करेंगे। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान है। वैवाहिक संबंध पहली बार मारवाड़ के मुगलों के साथ स्थापित हुए। इनके समय में राठौड़ शक्ति का तीसरा केंद्र किशनगढ़, जो उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा 1609 ईस्वी में बसाया गया। बड़ी ठड़ी चित्रकला शैली जिसका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे, ये किशनगढ़ जो राठौड़ों का तीसरा केंद्र है उनकी देन है। अब हम अगला जो राठौड़ों का जो शासक है वो है सूर सिंह। सूर सिंह का जो शासन काल था वो 1595 से 1619 ईस्वी था। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके कई बड़े जो पुत्र हैं उनको दरकिनार करते हुए सूर सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया और इन्हें सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। ये ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ के किस शासक को अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि प्रदान की, क्योंकि सवाई की जो उपाधि है वो कछुआ शासकों को मिली है ज्यादातर। मारवाड़ के ये पहले शासक थे जिनको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की, वो थे राव सूर सिंह। और जब खुर्रम मेवाड़ अभियान के लिए निकला था तब उस समय सूर सिंह थे वो उनके साथ थे। अब अगले जो शासक हैं वो है महाराणा गजय सिंह। 1619 से 1638 ईस्वी में इसका शासनकाल था। जहांगीर ने महाराज जो गजय सिंह थे उनको सिरापाव भेजा और बुरहानपुर में इनके टिक्के का दस्तूर किया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक का जो दस्तूर है, टीके का दस्तूर है, वो बुरहानपुर में किया गया, तो वो महाराजा गजय सिंह थे। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में इन्हें दलथंबन की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ के किस शासक को दलथंबन की उपाधि है वो जहांगीर द्वारा प्रदान की गई, तो वो महाराजा गज सिंह थे, जिनको
ये उपाधि प्रदान की गई थी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका थी अनारा बेगम, उनके प्रभाव में आकर अपना जो छोटा पुत्र था जो जसवंत सिंह, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस वजह से महाराजा गज सिंह का जो बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, वो नाराज होके और शाहजहां के दरबार में चला गया और शाहजहां ने उसे नागौर का परगना प्रदान कर दिया। फिर यही अमर सिंह थे, वो कुछ आक्रामक स्वभाव के थे, तो शाहजहां के दरबार में एक दिन थे, विचार विमर्श चल रहा था और उनकी बात को शाहजहां के दरबारी थे महत्वपूर्ण, उन्होंने टोक दिया था, तो उन्होंने अपनी तलवार से उनका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था और फिर दरबारियों के आक्रमण पर घोड़े सहित ही दुर्ग से छलांग लगा दी थी और नागौर के लिए रवाना हो गए थे। फिर पीछा इनका किया गया और लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो अमर सिंह राठौड़ की वीरतावलियां आपको पता है, साहित्यकार ने खूब गाई है इनकी वीरता की बदौलत। तो ये गजेश सिंह के बड़े पुत्र थे, लेकिन अनारा बेगम के प्रभाव में आके गजेश सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस वजह से अमर सिंह है वो जोधपुर की गद्दी से वंचित हो गए थे और शाहजहां के दरबार में चले गए, जहां उन्हें नागौर का परगना दे दिया गया था। गजेश सिंह की 1638 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हो गई थी। गजेश सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जसवंत सिंह थे प्रथम, वो शासक बने और इनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी था। इनका जन्म आपको पता है बुरहानपुर में हुआ था। गजेश सिंह का राज्याभिषेक बुरहानपुर में हुआ था और उसी समय गजेश सिंह वहां रह रहे थे, रानियां उनके साथ थी और बुरहानपुर में ही उनका जसवंत सिंह प्रथम का है वो जन्म हुआ। शाहजहां ने इसे आगरा में टिक्का और खिल्लत प्रदान की, राजा का खिताब प्रदान किया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है पहले कि शाहजहां ने राजा का खिताब किस मारवाड़ के शासक को प्रदान किया था, तो वो थे जसवंत सिंह प्रथम। 1640 ईस्वी में जोधपुर जब ये पहुंचे, तब इनके जोधपुर पहुंचने पर उनकी गद्दी नशीनी का जो उत्सव है वो मनाया गया, क्योंकि जब इनका राज्याभिषेक किया गया था जसवंत सिंह प्रथम का, तो ये बुरहानपुर में थे। 1648 ईस्वी में इन्हें कंधार अभियान के लिए भेजा गया और जसवंत सिंह लगातार है वो अफगानिस्तान, कंधार, पेशावर वाले क्षेत्र में ही तैनात रहे। उत्तराधिकारी का युद्ध जब हुआ, शाहजहां के बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया 1657-58 में, तो इसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, परंतु कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजित हुई। इसलिए जसवंत सिंह के सहायकों ने उनको सलाह दी कि वो यहाँ से चले जाएं और जोधपुर के लिए रवाना हो जाएं। तब जसवंत सिंह है वो जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जब जोधपुर पहुंचे तो उनकी रानी जी जसवंत दे कल्याण कंवर, जो हाड़ा शासक सतुरसाल की पुत्री थी, तो उन्होंने दुर्ग के दरवाजे हैं वो खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बाहर जो आदमी आया है वो उनके पति नहीं हो सकते, क्योंकि राजपूत या तो युद्ध में विजयी होकर लौटते हैं या वीर गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो बाहर व्यक्ति गेट खोलने के लिए कह रहा है वो कतई उनके पति जसवंत सिंह जी नहीं हो सकते, क्योंकि राव जी के दामाद सतुरसाल को जो जसवंत दे थी अपने पिता को राव जी कहती थी और राव जी के नाम से प्रसिद्ध भी थे। तो उन्होंने कहा कि राव जी के दामाद हैं वो इतने कायर नहीं हो सकते कि वो युद्ध क्षेत्र है वो छोड़ के आ जाए। इसलिए उन्होंने अपने सभी दरबारियों को आदेश दे दिया कि वो अब सती होगी और उसके लिए सती होने की तैयारियां की जाएं। जोधपुर दुर्ग की सभी रोशनियां वगैरह बंद करवा दी गई थी, परंतु जब राजमाता ने और जसवंत सिंह ने रानी को समझाया और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो अब युद्ध में इनके खिलाफ विजय होके आप जो अभी जो अपमान हुआ है रानी का उसको कायम रखेंगे, उनका सम्मान बरकरार रखेंगे, तब जाके रानी है उन्होंने जो जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, उसके गेट खोले थे। तो ये थी वीरांगनाएं जो कितनी अच्छी बेहतरीन सोच रखती थी और राजपूत शासकों के पीछे एक शक्ति का काम करती थी, ऊर्जा का काम करती थी, उनका उत्साह वर्धन करती थी। ये भी महारानियां थी। तो 5 जनवरी 1659 को खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य आपसी अविश्वास के कारण जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने औरंगजेब का जो शिविर था उसको लूट के जोधपुर रवाना हो गए थे। ये एक राजपूत मर्यादा के
विपरीत सा आचरण था जसवंत सिंह का। फिर जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने औरंगजेब और जसवंत सिंह प्रथम के बीच है वो जो ये मध्यस्थता की, और इनके बीच में जो मनमुटाव हुआ था इस शिविर को लूटने की वजह से उसको दूर किया उन्होंने। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को औरंगजेब ने काबुल भेज दिया, क्योंकि औरंगजेब का फिर जसवंत सिंह पर विश्वास नहीं रहा। भले ही सवाई जय सिंह जी ने मध्यस्थता करके उनके मध्य जो विश्वास है उसको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं मिटाया जा सका, और औरंगजेब ने उसको 1673 ईस्वी में काबुल भेज दिया, जहां पर नवंबर 1678 को जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो जब जसवंत सिंह की वहां मृत्यु हुई तो जसवंत सिंह की दोनों जो रानियां थी वहां उनके साथ थे अतिरंगदे और जसवंत दे। तब एक रानी थी वो तो गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई, और दूसरी रानी है वो वहां जसवंत सिंह के साथ सती हो गई। दूसरी रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र है उसके तुरंत जन्म के थोड़े बाद ही मृत्यु हो गई, और दूसरा जो पुत्र था वो जसवंत सिंह का जो पुत्र था वो अजीत सिंह था, जिसको औरंगजेब है वो छल कपट से है उसकी हत्या करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई अजीत सिंह का जो है पालन पोषण है वो मैं करूंगा, इसलिए रानी और राजकुमार है उसको यहाँ भेज दिया जाए दिल्ली दरबार में। परंतु राठौड़ वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में औरंगजेब की इस चाल है उसको बखूबी से समझ गए थे, इसलिए औरंगजेब की उस कुटिल चाल से अजीत सिंह को बचाने में दुर्गादास राठौड़ का एक महान योगदान था, अहम किरदार उन्होंने निभाया, और रानी और राजकुमार को सकुशल दिल्ली की कुटिल चालों से बचा के दिल्ली दरबार से वो निकाल के लेके आए, और फिर है उनका पालन पोषण है वो किया गया और जसवंत सिंह शासक बने। तो ये थी एक दूरदर्शिता। जसवंत सिंह थे वो स्वयं काव्य प्रेमी शासक थे, और उन्होंने अलंकार जो ग्रंथ था भाषा भूषण उसकी रचना की थी। ये अनेक विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, जिनमें सूरत मिश्र थे, नर हरिदास थे, नवीन कवि थे और बनारसी दास, ऐसे जो कवि थे वो इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मनोत नैन सिंह उनका दीवान था, जिन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राजस्थान का इतिहास पहली बार लिखने का प्रयास किया। मारवाड़ का परगनारी विगत मनोत नैन श्री खात जो विख्यात है, परंतु इनके अंतिम समय में इनका शासक है उनसे मनमुटाव हो गया था, और फिर उनकी भी आत्महत्या कर ली थी। इनकी उन्होंने अपने शासक के अपमानजनक कुछ शब्द कहने की वजह से इनको गहरा आघात लगा था, और इस वजह से मोहम्मद नैन को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अबुल फजल है उनके जो हत्या है वो एक तरह से शासक के अविश्वास का परिणाम ही थी, उसी तरह से मनोत नैन सिंह का भी शासक का अविश्वास हुआ, उनको भी अंतिम समय में दुर्दिन देखने पड़े और फिर आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ गया था। तो इन्हें भी राजस्थान का मनोत नैन सिंह कहा जाता है। तो ये इनके दीवान थे जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह के जीवन में राजनीतिक कुछ विरोधाभास दिखाई पड़ता है, जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब के शिविर को लूटा था। दूसरा, नैन सिंह जैसे जो विद्वान व्यक्ति था, जो दीवान था, उनको कैद में इन्होंने डाल दिया था, दारा का इन्होंने साथ छोड़ दिया था, और अंग्रेजों के डेरे, औरंगजेब के डेरे को लूटना उनकी वीरता और राजपूत परंपरा के अनुकूल नहीं था। जसवंत सिंह की पत्नी जो अतिरंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब, जिसे शेखावत जी का तालाब कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। उनकी दूसरी पत्नी जसवंत दे जो हाड़ा रानी थी, हाड़ा शासक शत्रुसाल की पुत्री थी, उन्होंने जोधपुर में रायका बाग और कल्याण सागर का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में रातानाडा कहा जाता है। अब जसवंत सिंह के बाद में इनके जो पुत्र थे वो अजीत सिंह जी शासक बने, दुर्गा राठौड़ के विशेष सहयोग से। 1669 से 1724 इनका शासनकाल था। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय मैं आपको पहले बता चुका, उनकी 2 रानियां था, जिसमें एक सती हो गई थी, दूसरी गर्भवती थी, जिसने 2 बालकों को जन्म दिया, जिसमें एक की तुरंत मृत्यु हो गई थी, और दूसरा बालक अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सरदारों के सहयोग से औरंगजेब से चुंगल से मुक्त करवाया और मारवाड़ पहुंचाया, जहां गोरा धाय ने, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है, गोरा घाय ने इनका पालन पोषण अजीत सिंह का किया।
दुर्गादास राठौड़ आदि ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री थी इंद्र कुंवरी, उसका विवाह है वो सम्राट फर्रुख सियर से हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया था। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया। फिर जब फर्रुख सियर की मृत्यु हो गई तब उन्होंने अपनी पुत्री को वापिस ये जोधपुर लेके आ गए थे। अजीत सिंह ने दुर्गा पाठ, भाषा और गुण सागर नामक जो ग्रंथ है वो लिखे। जोधपुर में फतेह महल, मोल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। अजीत सिंह ने बाद में दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया था और दुर्गादास जो राठौड़ थे वो उज्जैन चले गए थे और वहीं उज्जैन में उनकी मृत्यु हो गई। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे उनकी जो छतरी है वो बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा है कि दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ है, वो उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी के किनारे है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या है वो उसके बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर उसके छोटे पुत्र बख्त सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद में शासक बने महाराजा अभय सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 1749 ईस्वी था। अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 को उसके मंत्री गिरधर दास थे, उनके नेतृत्व में आपको पता है कि खेजड़ले की जो घटनाएं हुई, क्योंकि वो किले आदि भवन निर्माण के लिए चूना आदि बनाना चाहते थे जिनके लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो महाराजा अभय सिंह ने अपने जो मंत्री थे गिरधर दास को आदेश दिया था कि भाई लकड़ियां हैं वो काट के लाई जाए ताकि चूना बनाया जाए और फिर किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए और कुछ निर्माण कार्य अन्य भी करवाए जाने। तब गिरधर दास थे वो अपने सैनिकों के साथ खेजड़ली गांव है वहां पहुंच गए थे, जहां उन्होंने वहां खेजड़ी के जो पेड़ थे उनको काटना का प्रयास किया। तो अमृता देवी के नेतृत्व में अमृता देवी ने अपनी तीनों पुत्रियां आसू, रत्नी और भागो, अमृता देवी ने अपनी 3 पुत्रियां जिनका क्या क्या नाम था, आसू, रत्नी और भागो, इनके साथ 363 स्त्री पुरुष, जिसमें 294 पुरुष थे और 69 स्त्रियां थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने पुरुष थे, कितनी स्त्रियां थी, कुल कितने थे, नेतृत्व कौन कर रहा था, इनकी लड़कियों का नाम क्या है, आसू, रत्नी और भागु। 323 स्त्री पुरुष थे, 294 पुरुष थे, 69 स्त्रियां थी जो पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, तो जो सैनिक है वो चिढ़ गए और उन्होंने इन सभी स्त्री पुरुषों के पेड़ों के साथ कुल्हाड़ी से वध कर दिया। ये एक बहुत गंभीर घटना थी, ये जितनी इनकी निंदा की जाए वो उतनी कम थी। ये घटना है वो खेजड़ली आंदोलन के नाम से जानी जाती है और इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल जो 10 है उसको वहां विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो खेजड़ली में आयोजित होता है। जब महाराजा को गिरधर दास के उस कृत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने खेजड़ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उन पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमृता देवी उद्यान आज भी, यहाँ अमृता देवी जो वन क्षेत्र है वो आरक्षित है, वहां पर किसी प्रकार का पेड़ वगैरह काटना वर्जित है। तो अब अगले जो शासक थे जोधपुर के वो थे महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह का जो शासनकाल था वो 1749 से 1751 ईस्वी में था। अभय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र है वो राम सिंह शासक बना, लेकिन राम सिंह उच्छृंखल प्रवृत्ति का था, इसलिए जो मारवाड़ के जो सरदार थे वो उससे नाराज थे। तो उन्होंने जो बख्त सिंह जो अभय सिंह का छोटा भाई था, जिन्होंने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी अभय सिंह के कहने पर, जो नागौर चला गया था, जो नागौर में शासन कर रहा था, उनको उन्होंने बुलाना उचित समझा और बख्त सिंह को नागौर से बुलाया। तो बख्त सिंह जैसे ही नागौर से आए तो महाराजा राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में जोधपुर का जो उत्तराधिकार है उसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया और पहली बार इस संघर्ष के फलस्वरूप जोधपुर में मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जोधपुर में मराठों का हस्तक्षेप पहली बार किस मामले में शुरू हुआ, तो वो बख्त सिंह और राम सिंह के बीच में उत्तराधिकारी का जो प्रश्न छिड़ा उसके मामले को लेकर पहली बार मराठा का जोधपुर की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हुआ। अब अगले शासक थे बख्त सिंह। बख्त सिंह अपने
बड़े भाई के अभय सिंह के कहने पर इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। ये महत्वपूर्ण है इसका, ये शर्मनाक घटना थी। महाराजा विजय सिंह, इनका जो शासनकाल है वो 1752 से 1793 ईस्वी था। ये बख्त सिंह का पुत्र था। विजय सिंह बख्त सिंह का पुत्र था। इससे मराठों और राम सिंह दोनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि मराठे, अमीर का पिंडारी, ये सभी तो आपको पता है धन के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी भी पक्ष से मिल सकते थे, किसी भी पक्ष का साथ छोड़ सकते थे। तो विजय सिंह था, उनको मराठों और राम सिंह दोनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। विजय सिंह को 24 जुलाई 1755 को ताउसर नागौर में इन्होंने जयप्पा सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी थी। जयप्पा सिंधिया की धोखे से हत्या करवा दी थी विजय सिंह ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा है कि जयप्पा सिंधिया की है वो हत्या किसके द्वारा करवा दी गई थी, तो वो थे महाराजा विजय सिंह। तो इससे मराठे है वो थोड़े नाराज हुए और इसके बाद में दत्ताजी सिंधिया ने आक्रमण किया। तब संधि के तहत 1756 ईस्वी में इन्होंने मराठों से संधि की, महाराजा विजय सिंह ने, और इस संधि के तहत अजमेर दुर्ग, तारागढ़ और उस जो अजमेर जिला है वो मराठों को देना पड़ गया था इसको, विजय सिंह को। 1781 ईस्वी में इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मारवाड़ में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली और विजयशाही नामक सिक्के चलाए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इन्होंने टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली और विजयशाही जो सिक्के थे वो उन्होंने चलाए। तुंगा का युद्ध हुआ 1787 ईस्वी में। ये तुंगा वाले, ये जब हम विस्तृत अध्ययन इनका करेंगे, क्योंकि ये कछुआओं के संबंध में है, तो उस समय राजमहल युद्ध, तुंगा का युद्ध, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तुंगा के युद्ध में इन्होंने जयपुर की सेनाओं के साथ मिलकर मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और अगस्त 1787 में इन्होंने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। 20 जून 1790 को जब पाटन का युद्ध हुआ तो उसमें मराठों को पराजित होने पर 1791 ईस्वी में इन्होंने पुनः सिंधिया को सौंप देना पड़ा, क्योंकि पाटन के युद्ध में ये पराजित हो गए थे, इसलिए उनको पुनः वापस जो है अजमेर वो उनको सौंप देना पड़ा। विजय सिंह पर इनकी जो पासवान थी गुलाब राय, उनका विशेष प्रभाव था। श्यामल दास ने वीर विनोद में इसे जहांगीर का नमूना कहा है और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां की उपाधि दी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि किस शासक को लेखक है श्यामल दास, उन्होंने जहांगीर का नमूना कहा है, तो वो थे विजय सिंह, क्योंकि ये गुलाब राय इनकी जो पासवान थी उनके प्रभाव में थे। जिस तरह से जहांगीर था वो पूरी तरह से नूरजहां के प्रभाव में था और जो नूरजहां डिसाइड कर देती थी वही सब कुछ मुगल दरबार में होने लग गया था। ठीक वैसे की वैसी स्थिति थी। वो इस समय विजय सिंह के शासनकाल में है वो मारवाड़ में दरबार में भी हो गई थी। जो गुलाब राय थी, जो विजय सिंह की पासवान थी, उनका प्रभाव है वो दरबार में बढ़ गया था। हस्तक्षेप हर शासकीय और शासनिक कार्यों में इसका बढ़ गया था। इस वजह से श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा। गुलाब राय ने विजय सिंह के पुत्र मान सिंह को उसका उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, मगर सरदारों के विरोध के कारण उनके दूसरे पुत्र भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। इन्होंने, जो गुलाब राय ने, उन्होंने मान सिंह जो छोटा पुत्र था उसको उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, लेकिन मारवाड़ के जो सरदार हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तब जाके विजय सिंह को अपना जो बड़े पुत्र है भीम सिंह है उसको उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। भीम सिंह के बारे में और मान सिंह के बारे में हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था। ये वही भीम सिंह है जिसके साथ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय हुआ था। इसके 1803 ईस्वी में भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तब उनके रिश्ते की बात इनके छोटे भाई मान सिंह से चली थी, वही भीम सिंह है। महाराणा भीम सिंह 1793 से 1803 ईस्वी में 1799 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी उनकी सगाई इनसे हुई थी, परंतु उनके 1803 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। जब भीम सिंह शासक बन गया था तो मान सिंह को आपको पता ही है, मान सिंह है वो सिवाना के दुर्ग में, जालोर दुर्ग है उसमें चले गए थे, वहां उन्होंने शरण ली थी मान सिंह ने। और जब भीम सिंह ने मान सिंह को कहलवाया भिजवाया था, आपको ध्यान ही है कि आप है वो
जालोर छोड़ दें, तब वास्तव में एक मार्मिक जवाब मान सिंह ने भीम सिंह को भिजवाया था कि जब धड़ अलग हो और शरीर तड़पे, तब ही जालोर है वो छूट सकता है। उन्होंने कहा कि जालोर में जब ही छूटेगा जब आप आक्रमण करें और मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, मेरा सिर है वो धड़ से अलग हो जाए, शरीर तड़पे, तब ही है जालोर का मोह है वो मेरे से छूट सकता है। वो शानदार विरोचित जवाब है जिसका हम जालोर वाले दुर्ग का जब अध्ययन करेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे भी। तो ये थे भीम सिंह जी, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मान सिंह 1804 से 1840 ईस्वी में मारवाड़ के शासक बने। मेवाड़ की राजकुमारी के विवाह को लेकर इनका जयपुर के शासक जगत सिंह से जो गिगोली का युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 को, जिसमें मानसिंह पराजित हो गया था। और उसके जस्ट बाद में जगत सिंह और अमीर का पिंडारी के बीच में सेना के व्यय को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे और फिर अमीर का पिंडारी तुरंत है बाद में ही मान सिंह से मिल गया था। और फिर आपको पता है कि मान सिंह ने उनको इस कहलावे के साथ मेवाड़ भेजा था कि या तो राजकुमारी का विवाह है वो मेरे साथ कर दिया जाए, अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाए। और फिर जो घटना घटित हुई उसका हमने मेवाड़ के इतिहास में अध्ययन किया ही, वापिस दोहराने की मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। और मान सिंह है उनके शासन काल में गौरव जो संप्रदाय है उसका जो पायस था देवनाथ, उसको मान सिंह ने अपना गुरु बनाया था। और नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है महामंदिर, उसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। क्योंकि इनके समय में जो नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो बढ़ा, और इनके समय में हम जब चित्रकला का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी हम पाएंगे कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव चित्रकला पर भी बढ़ा, क्योंकि इन्होंने नाथ संप्रदाय के नाथ पायस को अपना गुरु बना लिया था। और नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ थी महामंदिर में, उसकी स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना करवाई, जो मान सिंह पुस्तक केंद्र के रूप में आज मौजूद है। मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के रूप में आज भी जोधपुर दुर्ग में मौजूद है। अमीर खां पिंडारी के कुकृत्यों से परेशान होकर 6 जनवरी 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका कि जो मराठे और पिंडारी थे वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, किसी से मिल सकते थे। तो ये भी लगातार अमीर खां पिंडारी के कुकृत्यों से ये परेशान हो गए थे मान सिंह जी, और इन्होंने फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि करना बेहतर समझा। और 6 जनवरी 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। परंतु कंपनी का जो हस्तक्षेप था वो भी लगातार मारवाड़ के प्रशासन में बढ़ गया। इस वजह से मान सिंह जी थे वो कंपनी से भी परेशान हो गए। इसी वजह से उन्होंने अजमेर दरबार है उसमें भाग नहीं लिया था अपनी इस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए। इनकी इस नाराजगी की जो झलक है, इस नाराजगी का जो स्पष्ट परिदृश्य है, वो हमें इनके जो प्रसिद्ध कवि थे बांकीदास, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, जिनकी बांकीदास की रचनाओं में अंग्रेज विरोधी जो भावनाएं हैं वो मुखर हुई है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जागो रे हिंदू मुसलमान, बहुत ही शानदार कविता है उनकी बांकीदास की, जिसमें अंग्रेज विरोध स्वर मुखर हुआ। इनके शासनकाल में 1835 ईस्वी में एरनपुरा में जोधपुर लेजन का गठन मारवाड़ के खर्च पर किया गया था। ये भी हम यहाँ इसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, फिर 1857 की क्रांति में हम पढ़ेंगे। क्योंकि सहायक संधि जो की गई थी उसमें एक शर्त थी कि कुछ जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों की सहायता के लिए वो भेजेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मारवाड़ के शासक है वो सैनिक सहायता अंग्रेजों को देंगे। तो फिर वो जोधपुर के महाराजा मान सिंह है वो अंग्रेजों को सहायता देते थे, लेकिन अंग्रेज उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ के जो सैनिक है वो प्रशिक्षित नहीं है, अच्छे नहीं है, इसलिए उन्होंने जोधपुर लीजियन का प्रत्यक्ष गठन कर लिया, जिसका खर्चा है वो मान सिंह को देना पड़ा। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई संधि में यह शर्त तय हुई है कि वो सहायता करेंगे अंग्रेजों की, और सहायता के लिए इस लीजियन का गठन हुआ है, इसलिए आप इनके पैसे आप दीजिए। इसकी वजह से जो मान सिंह थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। और ये जोधपुर लीजियन है वो एरनपुरा छावनी में तैनात थी। तो ये थी जोधपुर लीजियन।
इसी तरह से मेवाड़ के पैसों से मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। जो अजमेर वाले यहाँ के जो पैसों से है वो मेयर जो है मेयरों की वो गठित की गई। जोधपुर कंटिजेंटमेंट कोटा कंटिजेंटमेंट थी, वो कोटा के शासकों की जो पैसों से गठित की गई। शेखावाटी वाले शासकों की शेखावाटी ब्रिगेड गठित की गई। तो इन सब के जो पैसे थे उनका जो खर्चा था वो तो जो ये शासक थे इनको उठाना पड़ता था और काम अंग्रेज लेते थे। और केवल उस संधि की शर्त के तहत कि वो अंग्रेजों की सैनिक सहायता करेंगे उसके तहत इनका गठन कर लिया, इसलिए शासक है वो नाराज रहने लगे। ये सभी हम 1857 के क्रांति में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ याद रखना जरूरी है कि जोधपुर लीजन का गठन जोधपुर मारवाड़ के पैसों से हुआ। एरनपुरा में तैनात थी। कोटा कंटिजेंटमेंट है उनके कोटा झाला शासकों के पैसों से गठन हुआ। मेवाड़ भीलकोर थी जो खेरवाड़ा और इनमें थी, दोनों जगह वो थी, वो मेवाड़ के शासकों के खर्चे पे गठित हुई थी। शेखावाटी ब्रिगेड थी, वो शेखावाटी के जो साथ कछुआ उनके खर्चों पे गठित हुई थी। तो इस वजह से इन शासकों में असंतोष भी उभरा कि भाई उनके पैसों से पैसे उनके लग रहे हैं और सेना का जो लाभ है वो अंग्रेज ले रहे हैं। तो ये 1857 की क्रांति में हम जब पढ़ेंगे तब विशेष ध्यान रहना हमें चाहिए। हमें इस बात को यही समझ लेना चाहिए कि इस कैसे कैसे गठन हुआ और क्यों इनमें राजाओं में और अंग्रेजों में नाराजगी बढ़ी। तो ये जोधपुर लीजन है, इसका गठन मारवाड़ के खर्चे पे हुआ और ये 1835 में एरनपुरा में तैनात थी। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में जोधपुर जो किला था उस पर अधिकार कर लिया और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना कर दी। अंग्रेजों ने 1839 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया और पॉलिटिकल जो एजेंसी थी उनकी वहां पर स्थापना कर दी। तो इस तरह से ये था अभी मारवाड़ का इतिहास। ये चैप्टर काफी लंबा हो गया है। शेष हम जो शासक हैं उनका जो अध्ययन है वो अगले चैप्टर में करेंगे।